अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग मल्टीवेरिएट कैलकुलस में लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। मिड 1 के बाद ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। टाइटल है हमारे आज के टॉपिक का डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। आज की लेक्चर में हम मेनली 3 डिफरेंट आइडियाज़ कवर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद हम कुछ इसके फार्मूला को यूज़ करके एग्जांपल सॉल्व करेंगे और सम काइंड ऑफ एप्लीकेशन है इसकी जो थर्ड है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव के हेल्प से हम लोग किसी भी सरफेस का मैक्सिमम चेंज ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूँ, कैलकुलस 1 की कुछ चीज़ें रिवाइज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास मल्टीवेरिएट कैलकुलस के जितने भी आइडियाज़ हैं दे आर एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ कैलकुलस 1। कि हम कैलकुलस 1 के आइडियाज़ को सिंगल वेरिएबल फंक्शन को ट्रू वेरिएबल फंक्शन और मल्टी वेरिएबल फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं। डेरिवेटिव, मैं जस्ट टर्म डेरिवेटिव की यहाँ पहले बात करूँगी। अगर हम लोग कैलकुलस 1 की बात करें और सपोज़ मेरे पास कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और अगर मैं इस फंक्शन का कोई भी रैंडम ग्राफ अगर मैं इसका ड्रा करूँ तो सपोज़ हमारे पास इसका कर्व भी आता है। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ये हमारी सारी डोमेन है, हमारे इनपुट्स हैं, और ये जो हैं हमारे सारे के सारे आउटपुट्स वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने रिप्रेजेंट किए हैं। अगर मैं एक्स एक्सिस पे डोमेन का कोई भी पॉइंट लूँ, सपोज़ एक्स नॉट, तो हमें पता है कि एक्स नॉट को अप्रोच करने के मैक्सिमम हमारे पास 2 पॉसिबल वेज हैं, आइदर फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ़्ट साइड। ऑफ कोर्स जब हम एक्स नॉट को राइट या लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं तो हमारा आउटपुट भी किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को अप्रोच करता है। अब इस रेट ऑफ चेंज को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, किसी भी रैंडम पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज एग्जिस्ट करता है अगर उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले ग्राफ में कोई गैप ना आए, कोई शार्प कॉर्नर ना हो। ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में कैलकुलस 1 में डिस्कस कर चुके हैं और शायद हमने मल्टी क्लास में भी बारहा ये चीज़ें डिस्कस की होंगी। और थर्डली कि हमारे पास कोई भी वर्टिकल टेंजेंट लाइन ना हो। डेरिवेटिव एक्चुअली अगर मैं इस पॉइंट पे अगर फंक्शन का रेट ऑफ चेंज ऑब्ज़र्व करना चाहूँ तो वो वही बात है कि मैं इस पॉइंट पे ड्रा होने वाली टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर लूँ। तो डेरिवेटिव किसी भी एक पॉइंट पे उस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज बताता है आपको, या उस पॉइंट पे ड्रा होने वाली टेंजेंट लाइन की स्लोप प्रोवाइड करता है। ये हमारा कैलकुलस 1 का आइडिया था। और कैलकुलस 1 में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कब डेरिवेटिव एक्सिस्ट नहीं करता, एक ऐसा फंक्शन जिसके ग्राफ में गैप्स हो, मतलब डिसकंटिन्यूस हो, एक ऐसा फंक्शन जिसके ग्राफ में शार्प कॉर्नर्स आएँ। शार्प कॉर्नर आने से हमें पता है कि हमारे पास राइट और लेफ़्ट हैंड लिमिट सेम नंबर को अप्रोच नहीं करते, लिहाजा हमारे पास डेरिवेटिव एक्सिस्ट नहीं करता। और थर्ड वन ये है कि वर्टिकल लाइन में डेरिवेटिव इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज के एक्स इनपुट में चेंज ही नहीं आ रहा और आउटपुट में आपके पास चेंज ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, तो आपके पास टेंजेंट लाइन की स्लोप अनडिफाइन हो जाती है। अब हमारा शुरू से सवाल ये रहा है कि जब हम मल्टीवेरिएट कैलकुलस की बात करते हैं तो क्या हम उसमें भी इस तरह का डेरिवेटिव डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो प्लस आपको याद होगा कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफ़ाइन किए थे। हम लोगों ने बात की थी अबाउट पार्शियल डेरिवेटिव्स और हमने सिर्फ 2 डेरिवेटिव्स पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफ़ाइन किए थे, एफ एक्स एफ वाई। पार्शियल डेरिवेटिव्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स में क्या हो रहा था, सपोज़ करो आपके पास कोई भी फंक्शन है, मैं इसको जी से रिप्रेजेंट करती हूँ, जी इज इक्वल टू एफ ऑफ
एक्स वाई 3D ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। अगर सपोज मैं कोई भी रैंडम सा कर्व जनरेट करूँ, कर्व ट्रैक करूँ, तो हमारे पास दिस इज़ आवर एक्स वाई एंड आवर आउटपुट एक्सेस। यहाँ पे कोई भी हमारे पास यहाँ हमारे पास डोमेन है और उस डोमेन की रिस्पेक्ट से हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई इस तरह की ब्लैंकेट टाइप सरफेस जनरेट होती है। जब भी किसी भी फंक्शन में एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हों तो वो हमेशा आपको 3D में एक सरफेस जनरेट करके रिटर्न करता है। अब यहाँ पे कहीं पे हमारी डोमेन है। अब मैं इस डोमेन में कोई अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट लेती हूँ और मैं इसको नाम देती हूँ x0 y0 का, तो हमें पता है कि इस पॉइंट को हम डिफरेंट इनफिनिट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। कैलकुलस 1 में इनपुट पॉइंट को अप्रोच करने की जस्ट 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, आइदर फ्रॉम राइट साइड फ्रॉम लेफ्ट साइड, बट इन मल्टीवेरिएट और इन 3D ग्राफ्स हम इनपुट x0 y0 को इनफिनिट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। अब अप्रोच करने का मकसद क्या हुआ कि हम डिफरेंट साइड से अप्रोच करेंगे और हमारे आउटपुट में चेंज भी डिफरेंट होगा। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट से यहाँ पे देखूँ तो यहाँ इस पॉइंट इस इनपुट की रिस्पेक्ट से यहाँ पे आउटपुट पड़ा हुआ है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z इज़ इक्वल टू f ऑफ x0 y0 एंड x0 y0 से। इस इनपुट के लिए हमारे पास ये आउटपुट जनरेट हो रहा है। अब अगर मैं इसको इस साइड से अप्रोच करूँगी तो आप देख रहे हो कि आपका कर्व थोड़ा सा यूँ हो रहा है। अगर आप इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑब्जर्व करोगे तो रेट ऑफ चेंज डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है। अब हमने ये डिफ़ाइन करना है कि हम डेरिवेटिव कैसे डिफ़ाइन करेंगे अपना इस तरह के फंक्शंस के लिए। तो हमने इससे पहले क्लास में बात की थी कि हम 2 स्पेशल केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था हम कुछ देर के लिए, जब तक कि हम जनरल आइडिया डिस्कस नहीं करते, हम जस्ट 2 केसेस को डिस्कस करते हैं, ओनली 2 स्पेशल केसेस। ठीक है, केस 1 में हमने क्या किया? केस 1 में हमने इस पॉइंट को अप्रोच किया। अब आपको पता है कि ये पॉइंट अगर मैं देखूँ तो ये इसका y कोऑर्डिनेट है और अगर मैं इधर से ऑब्जर्व करूँ तो ये हमारे पास इसका x कोऑर्डिनेट है, x0। अब मैंने इस पॉइंट को अप्रोच करना है। आई कैन मूव along this path, I can move along this path in any random direction, but in special 2 cases हम क्या करेंगे? either we will prefer to move along this path that is parallel to x axis और या फिर हम पैरेलल टू y एक्सिस मूव करेंगे। अब फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं? हम पैरेलल टू x एक्सिस मूव करते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस। अब अगर मैं पैरेलल टू x एक्सिस मूव करूँ तो उसका मतलब है मैं ये वाला पाथ फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, अब आप डोमेन पूरी छोड़ के डोमेन में सिर्फ इस एक लाइन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो तो ऑफ कोर्स हर पॉइंट के लिए आपके पास एक आउटपुट जनरेट होगा। जब मैं उन सारे आउटपुट्स को ज्वाइन करूँगी तो मेरे पास एक ऐसा कर्व जनरेट हो जाएगा एंड दैट कर्व मस्ट कंटेन पॉइंट P, मस्ट कंटेन पॉइंट P। क्यों? क्योंकि x0 y0 को कंटेन कर रहा है उस लाइन को। तो जब हम लोगों ने पैरेलल टू x एक्सिस मूव किया तो हमारी सरफेस पे हमें एक ऐसी लाइन, एक ऐसी कर्व मिली जो कि पॉइंट P को कंटेन करी थी। अब अगर मैं ऑब्ज़र्व करूं तो इस पाथ के पैरेलल यहाँ पे मुझे टेंजेंट लाइन मिलेगी। ऑफ कोर्स इस पाथ के पैरेलल जो इस पॉइंट पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगी दैट मस्ट बी अ टेंजेंट लाइन, क्योंकि वो जस्ट इस पूरे कर्व को एक पॉइंट P पे टच करके क्रॉस हो रही है। इसको हम नाम देते हैं T1 का। अब हम लोगों ने जब पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफ़ाइन किए तो हमने इस चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि जो ये टेंजेंट लाइन है इसकी स्लोप, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि एक्स
हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, बट y इज़ फिक्स्ड। तो हमने y को क्या कर दिया, y को हम लोगों ने फिक्स्ड कर दिया। अब इस पूरे कर्व में चेंज किसकी रिस्पेक्ट से आ रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ x। तो जब मैं इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूँगी तो हमें क्या मिलेगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और उसको हम d से नहीं बल्कि पार्शियल के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्शियल के सिंबल से रिप्रेजेंट करने का मकसद ये है कि हमारे पास x के अलावा जो बाकी वेरिएबल्स हैं उन सबको हम लोगों ने कांस्टेंट होल्ड किया हुआ था। इसको आप लोग f1 का नाम भी देते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया था क्लास में कि हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव fx डिफाइन किया था। ऑन द सेम लाइंस if we want to approach x naught y naught along a path that is parallel to y axis, तो ऑफ कोर्स वो आपके पास ये वाला पाथ होगा। और अगर मैं डोमेन में सिर्फ ये वाली लाइन लूँ तो मेरे पास जो कर्व आएगा वो कुछ इस तरह का कर्व आएगा और वो p को कंटेन कर रहा होगा। और जब मैं यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रा करूँगी, दैट टेंजेंट लाइन इज़ गोइंग टू बी पैरेलल टू दिस पाथ। इसको आप t2 से रिप्रेजेंट कर दो। अब ये टेंजेंट लाइन की अगर मैं ऑफकोर्स टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे पता है कि इस टेंजेंट लाइन को ड्रा करने के दौरान हम लोगों ने x को कांस्टेंट होल्ड किया था। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या टर्म हम लोगों ने डिफाइन की कि हमारे पास डिफ्रेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y वाइल होल्डिंग x कांस्टेंट। तो उसको अगेन हम पार्शियल के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्शियल के सिंबल से रिप्रेजेंट करने का मकसद ये है कि there is some other variable which we are holding constant while differentiating the given function with respect to y. अब हम लोगों ने दो पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइन कर लिए कि जब हम डोमेन के किसी भी पॉइंट को अलॉन्ग x एक्सिस अप्रोच करते हैं और y को कांस्टेंट होल्ड करते हैं तो हमें fx मिलता है, मतलब p पे x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट लाइन की स्लोप। और अगर हम लोग पैरेलल टू y एक्सिस मूव करते हैं वाइल होल्डिंग आवर x कांस्टेंट, तो जो हमें टेंजेंट लाइन मिलती है p पे दैट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, और उसकी स्लोप हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, fy से। अब हमारा सवाल ये है कि अभी हमने एक बात की है कि हम इस पॉइंट को इनफिनिट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। तो देन वाई ओनली दिस टू स्पेशल केसेस, हम कोई रैंडम डायरेक्शन क्यों इसके लिए कंसीडर नहीं कर रहे। तो अभी जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये हमें हमारी इस क्वेश्चन का आंसर देगा और इस साइड डेरिवेशन के दौरान हमारा ये आइडिया बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अब क्या है कि मैं इसी ग्राफ को तो इसी रैंडमली हमारे पास कोई भी फंक्शन है, सपोज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, और मैं इसका यही वाला कर्व दोबारा ड्रा कर लेती हूँ कि हमने जब इसका ग्राफ ड्रा किया तो कोई इस तरह की सरफेस हमें हमारे पास जनरेट होकर आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि जी हमारे पास यहाँ पे डोमेन का कोई पॉइंट है जिसको हम लोगों ने x नॉट y नॉट का नाम दे दिया। ऑफ कोर्स इस पॉइंट की रिस्पेक्ट से वही है वह पॉइंट p ऑन द सरफेस जिसके कोऑर्डिनेट्स x नॉट y नॉट, या जिसको आप f ऑफ x नॉट y नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। हम दो डायरेक्शन में इस पॉइंट को अप्रोच कर चुके हैं। अब हमने किसी भी रैंडम डायरेक्शन में इस पॉइंट को अप्रोच करना है, तो हम सपोज करते हैं कि हम इसको इस रैंडम डायरेक्शन में अप्रोच करते हैं। अब अगर मैं इस पाथ के अलॉन्ग मूव करूं तो यहाँ पे हमारी सरफेस का बिहेवियर क्या होगा, हमें वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। हमारे पास कोई लाइन आ गई जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑफ कोर्स थोड़ी देर के लिए हम इस L पे वर्किंग करेंगे और इस L पे वर्किंग करने के बाद फिर हम इन दोनों के दरमियान में कोई कनेक्शन बना के एक ऐसा फार्मूला ड्राइव करेंगे जो किसी भी डायरेक्शन में हमें हमारे फंक्शन का रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड करेगा। अब आपको पता है कि इस लाइन पे मौजूद हर पॉइंट के लिए हमारे पास यहाँ पे आउटपुट्स मौजूद हैं
या आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैं इस लाइन को 3D में एक्सटेंड करूँ देन वी गेट अ प्लेन ऑफ इन्फिनिट एक्सटेंशन। तो ऑफ कोर्स वो प्लेन हमारी सरफेस को मस्ट इंटरसेक्ट करेगा P पे भी, और वो कुछ इस तरह की हमारे पास एक कर्व टाइप आ जाएगी। ओके, हमने अपनी कर्व भी ड्रा कर ली है। अब हमारे पास इस L के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है, दैट वी हैव ओनली अ पॉइंट जो कि हमारी इस लाइन पे लाई करता है। अब या तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए ताकि हम इसके लिए फार्मूला ड्राइव कर सकें, या हमारे पास स्लोप होनी चाहिए और पॉइंट होना चाहिए, या फिर हम लोगों ने पैरामीट्रिक इक्वेशन में कहा था कि अगर हमारे पास एक पॉइंट हो और एक डायरेक्शन वेक्टर हो, दैट इज़ इनफ टू राइट डाउन अ फार्मूला फॉर अ स्ट्रेट लाइन। तो आपको पता है कि हम यूनिट वेक्टर की बात पहले भी कर चुके हैं। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर हुज लेंथ इज़ इक्वल टू 1। अब हमें जिस डायरेक्शन चाहिए, हम वेक्टर की लेंथ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम कहते हैं कि हम एक ऐसा यूनिट वेक्टर लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, या मैं इसको P0 का नाम दे दूँ तो, कि जो हमारी इस लेंथ, हमारी इस लाइन की डायरेक्शन को डिफ़ाइन करता है। आपको पता है आपके पास 3D में इन्फिनिट वेक्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि हम ये कैसे ले रहे हैं, छोटी सी बात है। हम कह रहे हैं कि हम हमने एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर लिया और उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक लाइन ड्रा कर ली हम लोगों ने। तो ये ज़्यादा चीज़ अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा इस चीज़ को। अब हमारे पास लाइन भी है, हमारे पास वेक्टर u भी है, लिहाजा हम अगर वेक्टर u, यूनिट वेक्टर u के मैं 2 कंपोनेंट्स लेती हूँ। ऑफ कोर्स हमारे पास डोमेन जो है x और y है, और हमारे पास इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे a और b। और आपको पता है कि अगर हमारे पास फॉर अ लाइन वी जस्ट नीड टू हैव अ डायरेक्शन वेक्टर जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला सपोज किया है, एंड अ पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट भी मौजूद है, दैट इज x0 y0। तो हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म क्या आती है, हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म क्या आएगी लाइन की, x0 प्लस AT, होपफुली आपको ये चीज़ें याद होंगी, y0 प्लस BT। ये हमारे पास इस लाइन की पैरामीट्रिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक रैंडम डायरेक्शन ली, उस रैंडम डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर सपोज किया, और हमने उस लाइन को, हमने अपनी इस स्पेसिफिक पाथ को प्रॉपर्ली फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक छोटी सी मैं बात करूँगी, इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। आपका T जो है वो यहाँ पे पैरामीटर है, और हमें पता है कि पूरी की पूरी लाइन जो है ना वो अब किसी x y पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि वो T पे डिपेंड करती है। तो हमने क्या किया, हमने 2 वेरिएबल्स से निकल के अपने आउटपुट को जस्ट एक T पे डिपेंड करवा दिया है। अब अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ट्री फॉर्म में लिखूं तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आएगी। बात क्या है कि आपके पास पैरामीटर T है, पैरामीटर T चेंज करने से हमारे पास x और y, मतलब ऑफ कोर्स ये हमारा x कंपोनेंट है, ये हमारा y कंपोनेंट है, x और y हमारे चेंज होते हैं। और ऑफ कोर्स अगर मैं इन x और y को यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स लूँगी तो इस कर्व पे डिफरेंट पॉइंट्स जनरेट होंगे। इसका क्या मतलब है, ये लाइन T पे डिपेंड करती है और फिर इस लाइन के पॉइंट्स पे इस कर्व के पॉइंट्स डिपेंड करते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख रहे हैं, इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा एक्स वाई जो है वो डिपेंड करता है T पे, और एक्स वाई पे फिर डिपेंड करता है हमारा फंक्शन एक्स वाई। या मैं इस चीज़ को अगर दोबारा यहाँ पे आपके सामने ड्रा कर सकूँ तो ये हमारे पास लाइन L है, ये हमारा पॉइंट x0 y0 है। वी नो दैट x0 y0 कब आएगा, जब t 0 होगा। इसका मतलब है t 0 पे वी हैव
वी आर स्टैंडिंग एट x0 y0, और आपको पता है जब t आपके पास 1 होगा तो आप यहाँ पे कहीं पे स्टैंड कर रहे होगे, t2 होगा तो आप इसके राइट पे मूव करते हो, और जब t नेगेटिव होता है देन वी मूव ऑन द लेफ्ट ऑफ t इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास t1 के लिए भी x0 y0 के लिए आपके पास यहाँ पॉइंट आएगा, t1 के लिए जो पॉइंट आएगा उसकी रिस्पेक्ट से भी हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, इसके लिए हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी सरफेस पे जो कर्व हमें मिली है वो भी t0 पे डिपेंड कर रही है। t वेरी करेगा तो लाइन पे डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे, और लाइन के हर पॉइंट के लिए फिर हमें यहाँ पे आउटपुट्स मिलेंगे। तो हम उस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि जो हमारा ये वाला कर्व है जो कि इस लाइन से बनने वाले प्लेन के इंटरसेक्शन से हमें मिला है, वो आप लोग depends, now our function does not depend on x and y but it depends on t, इनडायरेक्टली ये t पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है अगर t वेरी करेगा तो हमारा फंक्शन वेरी करेगा। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन ऑब्जर्व चेंज इन आवर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t। इसका क्या मतलब है कि अब हम अपने इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूं तो शायद चीज़ और क्लियर हो जाए। f ऑफ x ऑफ t y ऑफ t। ओके, अब ये वही बात है जो मैंने पहले भी आप लोगों को चेन रूल करवाया था कि f x पे डिपेंड करता है, फाई पे डिपेंड करता है, लिहाजा हम इस f में चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ऑफ कोर्स पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू y। t वेरी होने से x वेरी होता है, तो x में चेंज ऑब्जर्व किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू t, एंड ऑन द सेम लाइन्स वी कैन ऑब्जर्व चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t। अब चूँकि मुझे df बाई dt चाहिए तो मुझे इन दोनों विंग्स को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा इस पूरे विंग में। तो हमारे पास जो एक फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। मैं एफ एक्स पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स को रिप्रेजेंट करती हूँ एफ एक्स के साथ, और ये क्या है हमारे पास डी एक्स बाई डी टी प्लस, और सेकेंड विंग हमारे पास क्या है एफ वाई डी वाई बाई डी टी। सो इस तरह से हम लोगों ने फ़िलहाल एक फार्मूला की फॉर्म थोड़ी सी जनरेट कर ली है। बाकी हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ओके, अब हमारे पास जो x है, ऑफ कोर्स x को हमने इस पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है, और y को हमने y0 प्लस डी टी से रिप्रेजेंट किया है। x और y को हम लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया था। अब हमें इस वाले फार्मूला में dx बाई डी टी भी चाहिए एंड dy बाई डी टी। ऑफकोर्स x नॉट कॉन्स्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा a, और अगर हम लोग dy बाई डी टी करें तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा p। अब जो लास्ट वाला फार्मूला था, जो मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ उस चीज़ को, वो क्या था डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t एफ एक्स डी एक्स बाई डी टी एफ वाई डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू भी हमारे पास है, और हमारे पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू भी है। अगर हम इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो हमें क्या मिलता है एफ एक्स ए प्लस एफ वाई बी। और अब मैं यहाँ पे इसकी नोटेशन चेंज कर दूँगी, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे आपके पास सेफ आ जाएगा, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में आप अपने यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो। नाउ आई विल डिफाइन दिस होल एक्सप्रेशन। इसको आप कहते हो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u, that is equal to partial derivative of f with respect to x, first component of unit vector, plus partial derivative of f with respect to y and second component of
यूनिट वेक्टर। मैं इसको लिख भी देती हूँ यहाँ पे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन in the direction of unit vector u up at some specific point, मतलब आप पॉइंट भी रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे x नॉट y नॉट था। तो क्लास हम लोगों ने अभी इस फार्मूला को ड्राइव करके हमारे पास एक ऐसा टूल आ गया है जिस टूल की हेल्प से हम अपनी सरफेस का किसी भी डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसको हमने नाम क्या दे दिया है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और इसके लिए हमें ऑब्वियसली पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एफ वाई मस्ट एग्जिस्ट, क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो इसको हम यहाँ नोट फॉर्म में लिख लेते हैं दैट एफ एक्स एफ वाई मस्ट एग्जिस्ट for the existence of directional derivative। और इसके बाद एक और छोटी सी मैं यहाँ पे नोट फॉर्म में इसको भी हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। वी कैन टेक एनी यूनिट वेक्टर। मैं अभी आपको यहाँ पे शो करके दिखाऊंगी कि हमारे पास जो एफ एक्स और एफ वाई है, दे आर एक्चुअली स्पेशल केसेस ऑफ आवर डायरेक्शनल डेरिवेटिव। कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारे पास एक जर्नल फॉर्म है डेरिवेटिव की 3D में, और एफ एक्स एफ वाई जस्ट उसके दो स्पेशल केसेस थे। मैं एक्स के लिए मैं कर दूंगी, वाई के लिए आपका होमवर्क है, आप कीजिएगा। अगर मैं ये वाला यूनिट वेक्टर लूँ तो आपको पता है कि ये यूनिट वेक्टर आपके पास आई हैट है, दैट इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और वेक्टर दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर मैं इस सारी डेरिवेशन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ आई ऑफ सम फंक्शन एफ करूं तो ये मुझे क्या देगा, एफ एक्स ए कंपोनेंट, एफ वाई बी कंपोनेंट। अब आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ए कंपोनेंट हमारे पास 1 है, बी कंपोनेंट हमारे पास 0 है, सो वी गेट एफ एक्स। लिहाजा सॉरी क्लास, ए कंपोनेंट हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 0 है, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलता है 1। लिहाजा डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज़ द जर्नल फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, मतलब ये आपको किसी भी डायरेक्शन में डेरिवेटिव प्रोवाइड करता है, किसी भी डायरेक्शन में आपको आपके फंक्शन का रेट ऑफ चेंज प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ओके राइट, हम लोगों ने डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिफाइन कर लिया। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जांपल्स करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास ये पॉइंट पी है, पी नॉट है, और हम लोगों ने इस तरह से एक लाइन ड्रा की थी, हमने इस लाइन पे ये वाला वेक्टर यू हैट लिया था। तो हमारे पास सम टाइम एग्जाम्पल्स में ऐसा हुआ करेगा कि वी आर नॉट गिवन बाय कंपोनेंट ऑफ यू हैट वेक्टर, बल्कि हमें बता दिया जाएगा कि ये जो यू हैट वेक्टर है आपका, ये एक्स एक्सिस के साथ सम एंगल थीटा बना रहा है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर मुझे यू के कंपोनेंट्स नहीं दिए गए बट वी हैव गिवन एंगल थीटा, तो हम इसको बहुत इजीली कॉस साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ आवर एक्स लेंथ, इसको हम कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम साइन थीटा, तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। और हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, हमारे पास अब फार्मूला बन जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर यू ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स कॉस थीटा एफ वाई साइन थीटा, एफ वाई साइन थीटा। ओके,
अब हम एग्जांपल करते हैं ताकि हमें फार्मूला इस्तेमाल करना आ जाए। In the given example we have a function f of x y, जिसको हमने इस एक्सप्रेशन से लिखा हुआ है, and we are asked to find its directional derivative and the direction of unit vector u at point 2 0। ये हमारा x नॉट y नॉट है और हमें यूनिट वेक्टर नहीं गिवन बल्कि हमें उस यूनिट वेक्टर का x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल गिवन है। तो हम इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर अपना फार्मूला रिवाइज करना चाहें, मैं फ़िलहाल 2 0 रिप्लेस नहीं करूँगी, मैं सिंपल इसके लिए फार्मूला रिवाइज करती हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, अब वी नो दैट कि अब हमारे पास थीटा है तो हमें यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा रिप्लेस करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ ए, एंड एफ वाई साइन थीटा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग इस गिवन इन्फॉर्मेशन से कैलकुलेट करने के बाद यहाँ रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स का मतलब क्या है कि इस गिवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाइल होल्डिंग वाई कांस्टेंट। और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई ई पावर एक्स वाई, और वाई चूँकि कांस्टेंट है तो वाई का हमारे पास 0 आ जाएगा। और अगर हम लोग एफ वाई फाइंड आउट करें तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स वाई प्लस 1। नेक्स्ट वी वांट टू इवेल्यूएट कॉस थीटा। थीटा हमारे पास क्या है 2π/3, और 2π/3 भी हमारे पास थीटा की वैल्यू आती है -1/2, और हमें साइन 2π/3 भी इवेल्यूएट करना है, दैट इज़ इक्वल टू रेडिकल 3/2। अब हम ये सारी वैल्यूज़ अपने फार्मूला में रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ f इज इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाइड बाय, मैं ये सारी वैल्यूज़ को सिंपली यहाँ पे रिप्लेस कर रही हूँ, ई पावर एक्स वाई प्लस रेडिकल 3/2 एक्स स्क्वेयर ई पावर एक्स वाई प्लस 1। लेकिन हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए एट पॉइंट 2 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रिप्लेस कर दिया जाए, जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 रिप्लेस कर दें तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एट पॉइंट 2 0 इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर u इज़ इक्वल टू, मगर इसका फाइनल आंसर लिखूँ तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 5 रेडिकल 3 -1/2। तो ये आपके पास इस पॉइंट पे उसका रेट ऑफ चेंज आपके पास ये था। ओके क्लास, इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं कि आपको इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और आपको यूनिट वेक्टर नहीं गिवन बल्कि आपको रैंडम वेक्टर गिवन है। और जो फार्मूला हम लोगों ने ये वाला फार्मूला ड्राइव किया है, ये फार्मूला हम लोगों ने स्पेशल यूनिट वेक्टर के लिए डिफ़ाइन किया है। मतलब हमें जब भी ये फार्मूला अप्लाई करना है वी नीड यूनिट वेक्टर, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमें पता है कि अगर हमें यूनिट वेक्टर ना गिवन हो तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम सिंपली उस वेक्टर को उसके लेंथ से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ v। तो हम क्या करेंगे पहले, और ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी आपको कि आपको जब भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, फर्स्ट यू नीड टू कंफर्म कि क्या गिवन वेक्टर यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर नहीं है देन यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू यूनिट वेक्टर। कन्वर्ट करने के बाद उसको जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आप उसकी हेल्प से इस फार्मूला को वैल्यूएट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास इसकी लेंथ क्या आएगी 4+1 रेडिकल 5, और अगर हम इसको सिंपली डायरेक्टली इवेल्यूएट कर लें तो हमें जो यूनिट वेक्टर मिलेगा वो क्या है 2/5 1/5। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ अब आपके पास 1 है। अब वही सिंपल सी बात है
कि हम लोगों ने फार्मूला में इन सारी चीज़ों को रिप्लेस करना है। फार्मूला के लिए हमें एफ एक्स चाहिए, सो डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाइल होल्डिंग योर वाई कांस्टेंट, सो वी गेट सिंपल कॉज ऑफ वाई। अगर मैं एफ ऑफ वाई वैल्यूएट करूँ देन वी गेट माइनस एक्स साइन ऑफ वाई, और अगर आप इस सारी वैल्यूज़ को फार्मूला में रिप्लेस कर दो तो आपको मिलेगा 2/5 cos y माइनस 1/5 साइन y। और ये पूरे कर्व के उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को रिप्लेस करके उस स्पेसिफिक पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ शेयर किया है, उस पीडीएफ में इस एग्जांपल के बाद 2 एक्सरसाइजेस गिवन हैं, काइंडली उनको कीजिएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। दैट वाज ग्रेडियंट। अब ये मैं अपने आउटलाइन में मेंशन करना भूल गई थी। ग्रेडियंट वेक्टर, हम लोगों ने जब ये फार्मूला ड्राइव किया तो हमारे पास एट द एंड ये एक्सप्रेशन आया था एफ एक्स ए प्लस एफ वाई बी। इफ़ यू गाइज डोंट माइंड देन आई थिंक वी कैन राइट इट लाइक दिस। क्या ख्याल है? इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो आप अगेन अपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फार्मूला पे अप्रोच कर जाएंगे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसमें जो ये वाली टर्म है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ये हर तरह की साइंसेस की स्टडीज़ के दौरान इतना ज़्यादा रिपीट हुआ है कि इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, दैट इज़ ग्रेडियंट वेक्टर। इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट वेक्टर। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल एफ से, और ऑफ कोर्स ये किसके इक्वल है? एफ एक्स एफ वाई। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स आई हैट प्लस एफ वाई जे हैट। डायरेक्शनल डेरिवेटिव को अगर हम इस तरह के एक्सप्रेशन में स्प्लिट करें तो जो ये वाला वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, दैट इज सेड टू बी ग्रेडियंट वेक्टर। और इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने कहा है कि डायरेक्शनल एफ एक्स जो है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चेंज बताता है। एफ वाई भी हमें वाई की डायरेक्शन में चेंज बताता है। बट जो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव है जो भी हम लोगों ने ड्राइव किया है वो हमें तमाम पॉसिबल डायरेक्शंस में चेंज, तमाम पॉसिबल डायरेक्शंस में वो हमें चेंज जो है वो चेंज देते हैं। एफ एक्स ए एफ वाई बी, बट इफ वी आर गिवन एंगल देन वी कैन राइट इट एज एफ एक्स कॉस थीटा एफ वाई साइन थीटा। आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी सरफेस जो है वो कोई माउंटेन है और आप किसी एक पॉइंट पे खड़े हो और आपने उसको क्लाइंब करना है अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो किसी भी डायरेक्शन में जो रेट ऑफ चेंज है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की हेल्प से आपको मिल जाएगा। अब वो स्टीपेस्ट पाथ कौन सा है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो भी ये आपकी हेल्प करता है फाइंड आउट करने में। किस तरह से, वो भी हम यहाँ पे ड्राइव करते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव को भी मैंने एक और फार्मूला की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया है, दैट इज डेल एफ डॉट यूनिट वेक्टर यू। ठीक है, और हमारे पास अगर आपको याद हो तो डॉट प्रोडक्ट के लिए फार्मूला है डेल एफ लेंथ
मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ यूनिट वेक्टर एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस थीटा। हम इस चीज़ को यूँ भी एक्सपेंड कर सकते हैं। और चूँकि ये हमारे पास लेंथ 1 है तो ऑफ कोर्स हमें फ़ायदा हुआ कि हमें कोई लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी और हमें सिंपली हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब डेल एफ लेंथ का मतलब ये है कि आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। किसी भी वेक्टर की लेंथ ऑफ कोर्स आपके पास कांस्टेंट होती है, आपके पास एक स्केलर आ जाएगी। अब आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, अब आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है किसी भी सरफेस के अगर पॉइंट पे आप खड़े हो और जो इसका रेट ऑफ चेंज है वो डिपेंड करता है कॉस थीटा पे, द एंगल बिटवीन डेल एफ एंड वेक्टर यू। आपको पता है कि आपके पास कॉस थीटा जो है वो -1 और 1 के दरमियान में वेरी करता है, और अगर कॉस थीटा -1 है तो ऑफ कोर्स ये आपके पास मिनिमम होगा, और कॉस थीटा अगर आपके पास 1 है तो ऑफ कोर्स ये आपके पास मैक्सिमम होगा। उस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज डायरेक्शन और रेट ऑफ चेंज, मैं इसको रेट ऑफ चेंज की टर्म में भी यूज़ करूँगी। Rate of change of our given function in the direction of unit vector u is maximum if cos theta is equal to 1, that is cos theta 1 आपके पास कब होता है, जब आपके पास आपका डेल एफ और आपका यूनिट वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। तो बहुत सिंपल सी बात ये करना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हो उसी डायरेक्शन में आपका ये वाला वेक्टर भी आ जाए, तो जब आप यहाँ पे क्लाइंब करोगे तो वो आपका मैक्सिमम राइज आएगा, मैक्सिमम वो आपका स्टीपेस्ट पाथ होगा। और अगर वो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1 है तो इसका मतलब क्या है कि आपका डेल एफ और यूनिट वेक्टर जो है दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तभी वो आपके पास 180 का एंगल आएगा और आपके पास -1 आ जाएगा। तो उसका मकसद क्या होता है कि वो आपके पास जो डिक्रीज़ है वो स्टीपेस्ट है, मैक्सिमम डिक्रीज़ हो रहा है आपके पास। कि अगर आप कोई माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो तो इस डायरेक्शन में आपका जो डिसेंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, होपफुली ये चीज़ क्लियर होगी। अगर ये चीज़ क्लियर ना हुई तो हम जूम मीटिंग इसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा। और अगर मैं सारे प्रोसेस को सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मैं कह सकती हूँ कि हमारे पास अगर हमें किसी भी सरफेस का मैक्सिमम इंक्रीज़ चाहिए या मैक्सिमम डिक्रीज़ चाहिए तो वो डिपेंड करता है हमारे डेल एफ पे। अगर डेल एफ और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो हम स्टीपेस्ट पाथ पे अपवर्ड जा रहे हैं, और अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो हम स्टीपेस्ट पाथ पे डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। उसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं, और एक मज़े की बात ये है, मैं ये नोट भी यहाँ पे लिख देती हूँ और हमें ये भी पता होता है कि वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या है, और मैक्सिमम वैल्यू कैसे हमारे पास आती है। वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ इज डेल एफ। ओके, अब हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से शायद हमें ये चीज़ क्लियर हो। एग्जांपल हमारे पास ये है कि आपको कोई माउंटेन है जिसको जब हम लोगों ने मॉडल किया तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया, और हम डोमेन के इस पॉइंट की रिस्पेक्ट से रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहीं से आपको दिखा देती हूँ ताकि डिस्कशन में ज़्यादा टाइम लगे।
कि हमारे पास हमारे प्रॉब्लम की मॉडलिंग है कि जो भी हम सरफेस ले रहे हैं, जो भी माउंटेन टाइप हम चीज़ ले रहे हैं, ब्लैंकेट टाइप, उसको हमने इस तरह से मॉडल किया। डोमेन का ये पॉइंट है P0। इन व्हाट डायरेक्शन इज़ द एलिवेशन चेंजिंग फास्टेस्ट, कि अगर आप इस सरफेस को क्लाइंब कर रहे हो तो किस डायरेक्शन में आप बहुत तेज़ी से उसको क्लाइंब कर जाओगे, बहुत जल्दी अपनी पीक को अप्रोच कर जाओगे। एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ द एलिवेशन एट दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास। तो जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे वी नीड टू कीप इन माइंड कि हमारा अगर जो हमने डायरेक्शन वेक्टर लिया है इट शुड be in the direction of LF। अगर ये इसकी डायरेक्शन में होगा तो हमारा एलिवेशन जो है वो मैक्सिमम होगा। और आप ये चीज़ ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि आपके पास इस वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी यूनिट वेक्टर नहीं दिया गया। इसकी वजह ये है कि अब हमें हम डेल एफ लेंगे और डेल एफ बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हम यू की जगह डेल एफ को यूज़ करेंगे। डेल एफ क्या होता है आपके पास? डेल एफ इज़ बेसिकली एफ एक्स एफ वाई, गिवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट से वाई के रिस्पेक्ट से, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा? -0.02x, और जब मैं y के रिस्पेक्ट से करूँगी तो -0.04y। अब अगर हम अपने यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी यही लेंगे, मतलब ही एक्चुअली हमारा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हम ले रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स को हम उसकी डायरेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम एलिवेशन आ जाएगा। द मैक्सिमम rate of change of the elevation in the direction del f। पॉइंट हमें क्या चाहिए था? 60, 100, हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा -1.2 -4। सो इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर u का। अगर ये u वेक्टर डिफाइन करेगा डायरेक्शन तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मैक्सिमम एसेंट होगा। इफ दिस वेक्टर defines the direction of our directional derivative, तो हम यहाँ पे एक्चुअली यूज़ करते होते हैं देन इस डायरेक्शन में जो हमारा क्लाइंब है वो मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब हम मैक्सिमम राइज को जा रहे हैं। एसेंट ओके। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था कि आपको मैक्सिमम रेट भी फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम रेट क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास? डेल एफ, मतलब इस वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट कर लें तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आपके पास मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज बताता है। इसके बाद जो मैंने PDF नोट्स शेयर किए हैं उन नोट्स पे इस तरह की 2 एग्जांपल्स आपके पास और भी हैं, आप उन पे वर्किंग कीजिएगा। होपफुली ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। ओके क्लास, आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने इतना ही स्टफ़ कवर करना था।
और अगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ को रिवाइज़ करूँ तो आज हम लोगों ने बेसिकली किया क्या है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक रैंडम डायरेक्शन में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखा है। छोटी सी डेरिवेशन थी इसकी, और फिर हमने फार्मूला लिया और फिर हमने फार्मूला के थ्रू थोड़ा सा यूज़ किया, कुछ एग्जांपल्स भी की। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो डेल एफ है, डेल एफ हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और डेल एफ की जो भी हमने छोटी सी इम्पोर्टेंस देखी है, ये देखिए कि डेल एफ हमें मैक्सिमम चेंज देता है हमारे फंक्शन में, आइदर वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। मतलब अगर मैं अपने फंक्शन के ग्राफ को एक सरफेस फॉर्म में इमेजिन करूं तो क्या हो रहा है हमारे पास, अगर हम अपवर्ड जाएं और अपवर्ड किस डायरेक्शन में मूव करें कि हम जल्दी से अपनी पीक को अप्रोच कर दें या अपने डेस्टिनेशन को अप्रोच करें, तो वो हमें डेल एफ की हेल्प से ही पता चलता है। अगर डेल एफ और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम है देन वी गेट मैक्सिमम राइज, और अगर हमारे पास इन दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं देन वी गेट मैक्सिमम फॉल। और एक छोटी सी बात है, मैं फ़िलहाल जस्ट आपको यहाँ मेंशन करवा देती हूँ। आपको लेवल कर्व्स याद होंगी। आपको पता है कि जब भी आप किसी भी सरफेस को 2D पे ऑब्ज़र्व करते हो तो आपको लेवल कर्व्स मिलते हैं। जो हमारे पास डेल एफ है, डेल एफ ऑफ कोर्स एक वेक्टर है, डेल एफ इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू लेवल कर्व्स। कैसे होता है ये छोटी सी स्टोरी है, वो मैं अभी आप लोगों को नहीं करवाऊँगी, बट दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूँ। और क्लास काइंडली मैं बहुत कम डेरिवेशन करवाऊँगी आप लोगों को इसमें, लेकिन जो डेरिवेशंस मैं करवाऊँगी वो आप लोगों को समझ भी आनी चाहिए और वो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर भी करनी है। आपको पता है कि आपको सब वो क्लास वाला सिस्टम तो नहीं रहा जहाँ पे हम फेस टू फेस बैठ के बात करते थे, डिस्कशंस हुआ करती थी, लेकिन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको चीज़ इस तरह से प्रोवाइड करूँ कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपको समझ नहीं आती तो काइंडली मुझे ज़ूम मीटिंग में बताइएगा, हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। और इन केस अगर फिर भी इशू है देन आई कैन शेयर सम वीडियोस विद यू गाइस कि वो वीडियोस देख के शायद आपको चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, सी यू अगेन इंशाल्लाह।